नमस्कार, मैं हूँ विनीता और कार्यक्रम है अभ्यास, जिसकी आज है 25वीं कड़ी। आपके भेजे सवाल जो व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर और साथ ही आपके जो सवाल ईमेल आईडी पर भी आते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, उन सवालों को हमारे एक्सपर्ट हर शनिवार रात 9:30 बजे उसी परंपरा को निभाते हुए आज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर हमारी जो आज की एक्सपर्ट आई हैं वो जवाब देंगी। और सबसे पहले उनका तो तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे हमारी आज के एक्सपर्ट डॉक्टर स्निग्धा सिंह, जो एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मिरांडा हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इस कार्यक्रम की जो ये परंपरा है, वी स्टार्ट दिस प्रोग्राम विद एक्सप्लेनर सेगमेंट। तो आइए सुनते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमारा आज का विषय है एक्सप्लेनर सेगमेंट का। 2500 बीसी से 1700 बीसी में पनपने वाली सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की शहरी संस्कृति और विश्व की 3 सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, जिसकी खोज सन 1900 के शुरुआती दौर में ब्रिटिश पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने की थी। इस सभ्यता में मुख्य रूप से 2 शहरों का जिक्र आता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनमें 100 से भी ज्यादा शहर और गांव बसे थे। व्यवसाय, परिवहन के साधन, पशुपालन, तकनीकी तथा उत्पादन प्रणाली इस सभ्यता की उन्नति के परिचायक है और ये सभ्यता अपने शहरीकरण, तकनीकी और राजनीतिक प्रक्रिया और भूभाग के बेहतरीन उपयोग के लिए जानी जाती है। इसके अलावा भट्टी में तपाई ईंटों से घर बनाना, पूर्ण विकसित निकास प्रणाली, जल आपूर्ति की परियोजना और अपनी गैर आवासीय भवन निर्माण का भी अद्भुत नमूना पेश करती है। हड़प्पा सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली बहुत प्रभावी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार अपनी तरह की एक अलग ही प्रभावशाली संरचना है, जिसका निर्माण कई चरणों में किया गया और सदियों तक इसका रखरखाव किया गया। इस सभ्यता की एक विशेषता इसकी भाषा भी थी, जिसे हम द्रविड़ के नाम से आज भी जानते हैं। अनाज की बात करें तो मुख्य रूप से गेहूं और जौ की खेती की जाती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी और पशुपालन का जिक्र करें तो बिल्लियां, कुत्ते और मवेशी हर घर का हिस्सा होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे। इस सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु ऊबड़ वाला सांड था। हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा से निर्मित मूर्तियां काफी प्रचलित थी। इनमें ज्यादातर मूर्तियां भारी आभूषणों पहने स्त्रियों और लंबी दाढ़ी और सींग के साथ चित्रित पुरुषों की थी। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि और मोहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। जौहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि भी प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी और वो चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। इस सभ्यता में राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण के अनेक उदाहरण मिलते हैं। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। हड़प्पाई कांसे की वस्तुएं निर्मित करने की विधि और उनके उपयोग से भली भांति परिचित थे। 1980 के दशक के बाद से मोहनजोदड़ो के अवशेषों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा मिलने का गौरव प्राप्त है। थैंक यू राकेश। डॉक्टर स्निग्धा सिंह जो हमारे साथ हैं और साथ ही कुछ सवाल। तो जो पहला सवाल है वो एक्सप्लेनर सेगमेंट से ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये मोहम्मद दानिश बिहार से हैं और उन्होंने पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आक्रमणों के कारण हुआ था, क्या हम इससे सहमत हो सकते हैं? पहली चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि किसी भी सभ्यता का पतन या उत्पत्ति केवल एक कारण से नहीं होता है। हमेशा बहुत सारे कारण होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं कैटलिस्ट या कॉजेटिव फैक्टर हो जाता है, यानी जो लास्ट कड़ी हो जाती है पतन की। पहले की दृष्टिकोण में होता था कि आक्रमण ही एक कारण है कि आर्य आए और उन्होंने सिंध सभ्यता की पतन कर दी। पर जो हमें सोचने वाली बात यह है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये बहुत विस्तृत है और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सालों तक चला हुआ है।
क्या एक कारण हो सकता है इस सभ्यता के पतन का कारण? नहीं। क्या आक्रमण ही एक कारण है या क्या आक्रमण कारण बन सकता है? मैं सीधे सीधे कहूंगी कि बिल्कुल नहीं। एक बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने इस पे रिसर्च किया है, नाम है उनका केनेडी। उन्होंने बोन्स को स्टडी किया, जो हड्डी मिली थी सिंध सभ्यता में, उस हड्डियों की स्टडी की और ये पाया कि जो स्केलेटन्स हैं उनके हड्डियों में फर्क नहीं है। तो अगर आक्रमण हुआ होता तो जो बोन्स मिले हैं, जो हड्डियां मिली हैं, उनमें फर्क होना होता, क्योंकि जो आक्रमणकारी होंगे और जो पहले से लोग यहाँ होंगे वो दोनों की एनाटॉमी में फर्क होनी चाहिए थी और होती। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि फिर हड्डियों में मार्क्स क्या है? जो हड्डी में मार्क्स हैं वो सेडिमेंटेशन के हैं। वो बहुत सालों पहले से जो सेडिमेंटेशन हो रहा है उसका कारण है। तो पतन के कारण अनेक हैं। वातावरण एक बहुत बड़ा कारण है। इस समय काल में सभी जानते हैं कि सिंध सभ्यता जो है उसका विस्तार हो रहा था। बहुत सारे जो जंगल थे उसे काटे गए, क्योंकि यहाँ जो घर बने हैं वो सारे छत खासकर वो लकड़ी के हैं। तो निश्चित है कि जंगल कटे, फ्लड आते गया, और अगर बाढ़ बार बार आ रहा है तो क्या होगा कि आपका जो पेरिफेरी है वो बढ़ जाएगा। और यही हुआ है, क्योंकि अगर हम मोहनजोदारो और हड़प्पा को देखते हैं तो उसमें ये एविडेंस है कि वातावरण के परिवर्तन होने से ही इसका पतन हुआ होगा। धोलावीर का कारण अलग हो सकता है। तो हर जगह अगर हम देखें, केवल एक कारण पूरे सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकता है। नेचुरल कैलामिटीज, इनफैक्ट ये माना जाता है कि जैसे हमने देखा सुनामी हमारे समय में आया था, उसी तरह का माना जाता है कि एक कोई ऐसा अर्थक्वेक आया जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर हो गए, और इसके कारण जो इनका व्यापार भी होता था या इनकी अपनी जो निजी व्यापार थी वो भी इससे अफेक्ट हो गया था। ये अगला सवाल हिमांशु जोशी हैं, जिला अल्मोड़ा से, उत्तराखंड से, और इनका सवाल है आर्य कौन थे और भारत का आर्यकरण का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन अच्छा है पर बहुत कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि जो वर्ड आर्य है, क्या वो किसी एक समुदाय के बारे है या क्या वो एक शब्द है जिसका मतलब कुछ और है? अगर हम देखेंगे, सभी ने सीरियल्स भी देखे हैं, तो उसमें हम हमेशा कहते हैं आर्य पुत्र। वर्ड आर्य जो है वो वर्ड अर से आता है, उसका रूट जो है वो अर से आता है, और आर्य का जो वर्ड का मतलब है वो है टू कल्टिवेट। फिर वहां से हम आगे बढ़ते हैं कि आर्य क्या था। क्या वो एक इन्वेजन की जैसे आ रहे हैं इन्वेडर्स थे? अगर हम देखेंगे तो एक इंडो यूरोपियन प्लेटो है, वहां से लोग छोटे छोटे टुकड़ों में दूसरे जगह जाने लगे। किस लिए गए? क्योंकि उन्हें पास्चर लैंड्स चाहिए थे। उनके पास घोड़े भी थे, उनके पास गाय बहुत, कैटल, तो उन्हें पास्चर लैंड्स चाहिए था, और वो अलग अलग गए। तो कुछ सुमेरिया चले गए, कुछ भारत की तरफ, इंडस की तरफ आए और यहाँ आके सेटल कर गए। इनका जो भाषा था वो यहाँ पे जो बसे हुए लोग थे उनके भाषा से परे था। इसीलिए अगर हम देखेंगे जो हमारी संस्कृत भाषा जो है और जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है उसमें सिमिलैरिटी है, और उसका कारण यही है क्योंकि सभी एक ही जड़ से निकल के आए थे। आर्य क्या है? आर्य एक लिंग्विस्टिक टर्म है, और जो यहाँ लोग थे उनमें और इनमें आपस में मतभेद जरूर हुई। और मतभेद क्या थे कि किसे कितना पास्चर ग्राउंड्स मिलेगा। जो यहाँ पे बसे हुए लोग थे वो ऑलरेडी खेती कर रहे थे और पशुपालन कर रहे थे। तो जो लोग आए वो एक सुपीरियर लैंग्वेज के साथ आए और एक सुपीरियर एनिमल के साथ आए, और जो था घोड़ा। घोड़ा यहाँ पहले नहीं पाया गया था। इनफैक्ट बहुत हो रहा था कि सिंध सभ्यता में भी घोड़ा है, बट एक्चुअली अगर आप देखोगे सील्स पे ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो मेगा एनिमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, जैसे राइनोसरस है। अनफॉर्चुनेटली म्यूल देखा जाएगा बट हॉर्स नहीं देखा जाएगा। तो कॉन्क्वेस्ट का तरीका डिफरेंट हो गया। आप आ किस ले रहे थे? आपको पास्चर ग्राउंड्स चाहिए। आपकी भाषा सुपीरियर है, और यही कारण है कि जो टर्म्स आ गए आर्य और दास वो यहीं से आ रहे हैं। आर्य वो लोग हुए जिनके पास एक सुपीरियर लैंग्वेज है। अच्छा, लैंग्वेज।
एंड दास वो लोग हो गए जिनको आपने कॉन्कर कर लिया, जिनको आपने पराजित किया, तो वो हो जाते थे दास। तो ये नहीं था कि दास मतलब जो हम बाद के कॉनोटेशंस में, तो जो ऋग्वेद का टाइम है उस समय दास वैसा नहीं हम मानेंगे जैसे हम लेटर टाइम्स में स्लेवरी को देखते हैं। तो दास वो लोग जरूर होते थे जिसको आप कॉन्कर कर लिए हैं, वो आपके अधीन हो गए, तो आप उनसे काम जरूर कराएंगे बट स्लेवरी नहीं है। अगला सवाल विवेक सिंह का प्रयागराज से, और इनका सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास के वैदिक काल में क्या उस प्राचीन समय में समाज में मात्र सत्तात्मक सत्ता थी ये माना जाए, और या फिर वहाँ पे भी पुरुष प्रधान या पितृ सत्तात्मक की सत्ता हावी थी? एक्चुअली अगर हम समाज को देखेंगे तो समाज हमेशा से पेट्रियार्कल ही है, पितृसत्ता ही है। कहने के लिए कुछ सोसाइटीज हैं, कुछ समाज हैं, कुछ सभ्यता को हम कहते हैं कि ये मातृसत्ता है, पर मातृसत्ता कब हो सकती है? जब जो औरत है उसे सबसे पहले उसे अपना निर्णय लेने का हक होना चाहिए। दूसरा, क्या जो संपत्ति है क्या उस पे उसका कंट्रोल है, और तीसरा जो हमें देखना है वो हम दो चीज कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों में कहीं भी औरतें जो वो काम कर रही हैं क्या उन्हें इसके लिए पैसे मिलते थे, और क्या उन्हें अनुमति थी कि जो उन्होंने पैसे कमाए वो अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। पहला चीज जो मैं क्लियर कर रही हूँ वो ये है कि पितृसत्ता के अंदर हम हमेशा कहते हैं कि मातृसत्ता थी, हम हमेशा, पर अगर आप पूरे एंशिएंट इंडिया को देखेंगे तो कहीं भी आपको मातृसत्ता का आधार नहीं दिखेगा। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, धार्मिक आधार पे सभी को इंटरेस्ट होता है, उस आधार से हम देखते हैं कि अगर हम सारी देवियों को आप देखो, उसमें आप अगर देखेंगे तो आप ले लीजिए, चाहे एग्जाम्पल लेते हैं सप्तमैत्रिका का, कार्तिकेय की 7 माताएं हैं जिसका एग्जाम्पल ले लिया जाता है और कहा जाता है कि ये तो मातृसत्ता है, मैट्रियार्कल है, क्योंकि कार्तिकेय की 7 माताएं। पर होता क्या है फाइनली, कार्तिकेय की ये जो 7 माताएं हैं वो धीरे धीरे करके शिव पैंथियन में उन्हें एसिमिलेट कर लेते हैं, तो उनकी अपनी आइडेंटिटी तो कहीं रही नहीं गई जी, मर्ज कर जाती है। तो फिर कहाँ रही वो मातृसत्ता? इसका मतलब है कि नहीं थी ऐसी मातृसत्ता तो है ही नहीं। आप पूरा देख लीजिएगा एकदम, अगर हम वैदिक काल से लेके जो एंशिएंट का टाइम लेते हैं टिल 1200, वहाँ कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि मातृसत्ता। कहीं इंस्टेंसेस मिलेंगे, जैसे एग्जाम्पल जो सभी पढ़ते हैं वो कहेंगे प्रभावती गुप्त, उन्होंने तो राज किया, पर प्रभावती गुप्त क्या उन्होंने अपने आधार पे राज किया या एज अ केयर टेकर राज किया? क्या उन्होंने अपने बेटों के आधार के लिए ही राज नहीं किया? बेटों के क्या कहें, एज अ रीजन उन्होंने किया। तो इसीलिए मातृसत्ता का तो कहीं आधार ही नहीं दिखता है। जी, आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर वो इस कार्यक्रम में शिरकत करना चाहते हैं तो उन्हें व्हाट्सएप करना है अपने सवाल, और व्हाट्सएप नंबर 9289094044 है। अगर वो हमें ऑडियो सवाल भेजें तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा। अब सवाल की ओर, ये सवाल है साधना शुक्ला नाम, गोंडा उत्तर प्रदेश से, और उनका सवाल है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली के विकास में चोलों का क्या योगदान रहा? अगर हम देखेंगे तो 2 शैली कला है, एक है नगर और एक है द्रविड़। द्रविड़ की शैली कला जो है वो शुरुआत तो हो जाती है एक्चुअली अराउंड 600 to 700 CE में, पर जो उस कला या उस शैली की जो हम पैरामाउंसी देखते हैं, जो हम इसका बढ़ोतरी देखते हैं, वो चोलास के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट चोलास के समय में हम 4 चीज भी बोल सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट था। एक था मंदिर का निर्माण, दूसरा था उनका पेंटिंग्स, तीसरा स्कल्पचर्स जो बहुत इम्पोर्टेंट था, चौथा जो देखने लायक है वो है लैंडस्केपिंग। इनफैक्ट अगर हम कोई भी मंदिर देखेंगे चोला के समय का तो ये देखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी डिटेलिंग, और बेस जो होता है उसमें प्रवेश करने का और निकलने का, जो 2 चीज का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और जब एंटर करते हैं, हम कोई भी मंदिर एंटर करते हैं तो हम हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि हम गर्भगृह के तरफ देख रहे हैं। और अगर आप चोला के
मंदिरों को देखेंगे तो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा और हाइट दिखेगी जो आपको पहले के मंदिर में नहीं दिखता है, एक्सेप्ट शोर टेम्पल। शोर टेम्पल भी आपको पिरामिडिकल स्ट्रक्चर्स में दिखेगा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि जितने भी दीवारें हैं मंदिर के अंदर, वो कोई भी वॉल आपका प्लेन नहीं है। हर दीवार पे या तो आपको मूर्तिकला दिखेगा या पेंटिंग दिखेगा। यहाँ तक कि जो ब्रैकेट्स होते हैं वो ब्रैकेट्स भी ऑर्नामेंटेड हैं। अगर हम द्रविड़ कला देखेंगे तो चोला काल के समय में जो द्रविड़ काल है वो एक्चुअली अपने अपेक्स पे है और उनके ब्रॉन्ज स्टैचूज जो इंडिपेंडेंट भी हैं और साथ साथ उन्हें मंदिर में भी देखा गया है। इनफैक्ट ब्रॉन्ज स्टैचूज जो चोला का पाया गया है वो किसी और समय नहीं पाया गया है और उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स भी यूज किए। इसीलिए अगर आप लैंप्स देखेंगे मंदिरों के अंदर तो आपको अलग अलग तरीके के लैंप्स भी दिखेंगे। चोला में ज्यादातर स्ट्रेस हमेशा करते हैं क्योंकि ज्यादा दिखता है मे बी विजुअली, वो है उनके मंदिरों का, पर उनके पेंटिंग्स और उनके स्कल्पचर्स अलॉन्ग विथ ब्रॉन्ज स्टैचूज ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैम, इस सवाल के बाद हम चाहेंगे कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लें और इसमें आपकी पसंद का गीत हम चाहेंगे अपने लिसनर्स को सुनवाना। किशोर कुमार का कोई भी पुराना गाना आप सुना दें। प्यारा सा गाना हम अपने दोस्त कार्यक्रम अभ्यास में अगला सवाल देहरादून से। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, मैं उत्तराखंड देहरादून से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है, क्या मौर्य साम्राज्य में केंद्रीकृत शासन था? ये सवाल क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले और अभी के जो इतिहास लेखन है उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले जब इतिहास लिखा गया था और जब पहली बार प्रोफेसर थापर ने अशोक पे उन्होंने अपनी जो किताब लिखी थी, उस समय उनके पास जो उन्होंने सोर्सेज देखे थे वो कम थे। बाद में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुए और भी सोर्सेज उभर के आए, इसीलिए ये चेंजेस आते गए। पहली बात ये है कि शुरू में ये माना गया था कि अशोक का जो राज्य है वो केंद्रीकरण है। पहली बार प्रोफेसर थापर ने भी अपनी किताब में थोड़ा सा मेंशन किया था, जिसका क्रिटिसिज्म आया था फुसमैन से, बॉन्गार्ड लेविन से, और उनका कहना था कि जब ये साम्राज्य इतनी विस्तृत है तो केंद्रीकरण कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर कोई
पाटलिपुत्र से तक्षशिला मैसेज भेजना चाहे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो केंद्रीकरण तो हो ही नहीं सकती है। या अगर सेना भी जा रहा है तो एक जगह नहीं। प्रोफेसर थापर ने अपनी ही थिंकिंग को रिवाइज किया और उसके बाद उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली एक तैयारी की और बताया 3 तरह के फॉर्मेशंस हैं, राजनीतिक फॉर्मेशंस हैं। पहला फॉर्मेशन है, उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन साम्राज्य जैसे क्या है, और वहाँ वो है जहाँ पे राज्य बन चुका है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास की जगह इसमें आती है, बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। और दूसरा जो उसके बाहर का एरिया है उसे कहते हैं कोर एरिया, जो प्रोविंसेस प्रांत थे, यहाँ पे अभी राज्य की स्थापना नहीं हुई थी। और तीसरा जो उन्होंने कहा वो है पेरिफेरी, जिसे हम कहते हैं उप साम्राज्य जो हुआ। और उन्होंने कहा कि अगर हम तीनों को देखेंगे और जो पेरिफेरी है वो ज्यादातर उनका जो राजनीतिक फॉर्मेशन होगा वो जनसंघ का होगा। पॉलिटिकल फॉर्मेशन 3 अलग राजनीतिक फॉर्मेशंस देखा जा रहा है, जहाँ पे आप सेंटर को आप बेशक कह सकते हो कि वहाँ पे राजा का कंट्रोल था, लेकिन ये दो जो थे कोर और पेरिफेरी, इन दोनों में राजा का केवल कंट्रोल क्या होता था कि यहाँ से कर आना चाहिए, बस यही था। तो कंट्रोल नहीं था और गवर्नेंस केंद्रीकरण नहीं था। तो इसीलिए अब ये माना गया है कि मौर्य साम्राज्य जो है उस वहाँ पे केंद्रीकरण नहीं है। 3 अलग अलग राजनीतिक फॉर्मेशंस हैं, वही उनके गवर्नेंस का है। क्वेश्चन इसी से आ जाता है कि क्या आर्थिक केंद्रीकरण था? वो भी नहीं था, क्योंकि जो प्रांत की जगह थी उस प्रांत में जो भी अनाज उपज सकता था, अगर मान लीजिए वो बिहार का एरिया है तो वहाँ पे आपको चावल ज्यादा, पंजाब का एरिया है तो गेहूं ज्यादा, तो जो वो उत्पत्ति करना चाहते थे वो कर सकते थे। ना तो राजनीतिक केंद्रीकरण था, ना ही आर्थिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सद्दाम। कहाँ से है उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन उनका सवाल है लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस कहाँ लिखी गई हैं और मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई। इंस्क्रिप्शंस जो हैं अगर आप देखिएगा तो अभिलेख पत्थर पे जो है, अभी हम मौर्यस की बात कर रहे थे, आपको वन ऑफ द फर्स्ट इंस्क्रिप्शंस ऐसे तो सिंध सभ्यता में भी मिली है पर हम पढ़ नहीं पाए हैं, बट मौर्यस के समय में, स्पेशली अशोक के समय में, जितनी भी रॉक एडिक्ट्स हैं, माइनर, मेजर, पिलर एडिक्ट्स जो हैं, ये सारे किस पे लिखे हुए हैं? पत्थर पे लिखे हुए हैं। इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपको ब्रॉन्ज पे भी मिल सकते हैं, टैबलेट्स पे मिल सकते हैं, दीवारों पे भी मिलते हैं। इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी माध्यम है। मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो नेचुरल, वो आपके या तो आपने पाम लीफ पे लिखा है या पेपर पे लिखा है, तो ये एक बहुत। और इंस्क्रिप्शंस ऐसे माना जाता है, बट ऐसा है नहीं। माना जाता है कि इंस्क्रिप्शंस कभी खराब नहीं होते, मैन्युस्क्रिप्ट गल जाते, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस डिफेस्ड हो गए हैं, लैंग्वेज में फर्क आ गया है। तो ये भी नहीं है कि हमेशा की इंस्क्रिप्शंस है तो वो हमेशा रहेंगे। ज्यादातर ये पाया गया है कि एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो सोर्स है। आनंद ग्वालियर एमपी से जो ये सवाल पूछ रहे हैं, और मेरा क्वेश्चन है, व्हाई इज बिटवीन द एम्पायर्स कॉल्ड अ डार्क एज इन एंशिएंट इंडिया? गुड क्वेश्चन। एंड ये जो हिस्टोरियोग्राफी है जिसे हम अंधकार युग कहते हैं, ये एक्चुअली एक यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी है जो भारत में लाया गया है। 2 साम्राज्य हैं, एक मौर्य साम्राज्य था और उसके बाद जो था वो गुप्त साम्राज्य। इन दोनों के बीच जो समय है उसमें कोई एक राज्य नहीं था, जिसे हम कहते हैं चेकर्ड पॉलिटिक्स। बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य थे। छोटे छोटे इसलिए कह रही हूँ, जैसे डेक्कन में आपका सातवाहंस था, वेस्ट में देखेंगे तो शाकास थे, पार्थियंस थे, इंडो ग्रीक्स थे, ईस्टर्न साइड में देखें, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में देखेंगे, तक्षशिला के पूरे साइड पे देखेंगे तो उस समय कुशान्स थे। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई राजनीतिक एकीकरण नहीं देखा जा रहा है तो इसका ये कारण नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे ये अंधकार युग था। अगर इस समय काल को हम देखेंगे तो पाएंगे कि इस समय व्यापार अपने चरम सीमा पे था,
जो मेडिटेरेनियन ट्रेड है उसके साथ व्यापार हो रहा था, और इस समय बहुत सारे बुलियंस भी, हमारे गोल्ड बुलियन आ रहे थे। ये हमें किस तरह से दिखाया था कि इस समय की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी, क्योंकि अगर आप देखें तो आपको 2 आर्ट स्कूल्स मिले हैं, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। और हम जानते हैं कला तभी विकसित हो सकती है जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, और इस समय दोनों ही स्कूल्स, गांधार और मथुरा, बहुत सारे हमें, इनफैक्ट अगर गांधार स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ पे वाइट मार्बल, वाइट सैंडस्टोन, उसके मूर्तियां मिली हैं जो बुद्ध और बोधिसत्व के हैं। अगर हम मथुरा की बात करेंगे तो वहाँ रेड सैंडस्टोन यूज किया गया है, जिसमें बोधिसत्व और जो ब्रह्मानिकल डेटीज हैं उनके। तो अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो फिर हम इसे डार्क एज, अंधकार युग कैसे कह सकते हैं। और ये भी नहीं थे कि राजनीति में या राजनीतिक आधार में युद्ध हो रहा है, वो भी नहीं। इनफैक्ट हमारा जो पहला गोल्ड कॉइन है वो भी इसी समय पाया गया है। बहुत खूब। और ये मेरा ख्याल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं। अब एक सवाल और है। मेरा नाम आनंद है, मैं ग्वालियर का रहने वाला मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है, क्या भारत में सामंतवाद था? सामंतवाद भी वैसे ही कहते हैं कि वो यूरोपियन कॉन्सेप्ट से आ गया। सामंतवाद किस आधार पे कहने लगे? क्योंकि गुप्त काल के समय से, इनफैक्ट पहला जो भूमि दान हुआ वो सातवाहन के समय से था, और उसके बाद गुप्त काल में भूमि दान हुआ। धीरे धीरे राजा का पावर था वो कम होते गया, क्योंकि अब राजा ने भूमि दान दे दिया क्षेत्र स्वामी को, और क्षेत्र स्वामी ने कर्षक। लिंक था राजा और कृषि के बीच में, उसके बीच आ गया क्षेत्र स्वामी। इसी आधार पे कहा गया कि ये फ्यूडलिज्म है। बट इस बात को इनफैक्ट आर्य शर्मा वन ऑफ द प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने इस बात को कही। उन्होंने अपनी ही किताब में एक वर्ड यूज कर लिए थे, इंटीग्रेटिव, और जिसके बारे बहुत विस्तार से लिखा बीडी चट्टोपाध्याय ने। इसको हम 2 तरीके से देखते हैं, जिसमें अलग अलग इतिहासकार भी आए, डी.एन. झा भी आए, बीडी चट्टोपाध्याय और अलग आए। इनका मानना था कि ये समय काल अगर हम देखें तो इसे हम फ्यूडलिज्म के बदले प्रांतीय आधार दे दें, रीजनलिज्म दे दें। और अगर हम इसे रीजनलिज्म देते हैं तो वो बेटर आइडिया होगा, क्योंकि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, जो पहले प्री स्टेट थे, राज्य बने नहीं थे, वो जब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए तो छोटे छोटे राज्य की निर्माण शुरुआत हुई। इसीलिए हम रीजनलिज्म कहते हैं। हर रीजन में, यानी हर प्रांत में, उस प्रांत का भाषा, उस प्रांत की लैंग्वेज, वहाँ की कहिए डिक्शनरीज बनने लगे। हर प्रांत की अपनी, अब जो हम देखते भी हैं, डांस, म्यूजिक, कला, ये सारा धीरे धीरे उभर के आने लगा। इसीलिए बेस्ट फॉर्म है ये रीजनलिज्म का टाइम फ्रेम है। और अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र का अपना एक ड्रेस भी है, अपना कॉस्ट्यूम्स होते हैं, अपनी रीति रिवाज होते हैं। बहुत सारे जगह में परिवार देवता का कॉन्सेप्ट है, कुल देवता का कॉन्सेप्ट है। ये तभी आ सकता था जब प्रांतीय का आधार आएगा। और इसीलिए अगर हम इस समय काल को देखें तो इसे सामंतवाद के बदले प्रांतीय आधार देना चाहिए। और सवालों के बाद दोस्तों हम सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट यानी कि फैक्ट फाइल की ओर। वन्य जीव संरक्षण वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक वास को संरक्षित रखने का एक कारगर तरीका है।
और बाघों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। इसी तरह भारत सरकार द्वारा सन 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना हाथियों को विलुप्त होने से बचाने और उनका पूर्ण संरक्षण तथा उनके दांतों के लिए किए गए शिकार और तस्करी से बचने के लिए शुरू की गई। इसी श्रृंखला में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक और परियोजना का जिक्र आता है, जिसमें मगरमच्छों के संरक्षण का जिम्मा लिया गया, यानी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, ताकि जो प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं उन्हें बचाया जा सके। UNDP समुद्री कछुआ परियोजना भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए उठाया गया एक कदम है, जिसमें दूरमापी उपग्रह की मदद से समुद्र में उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा सकती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने गंगा नदी में बसी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु के रूप में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में अनुसूचित किया है। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर स्निग्धा सिंह ने बहुत सारे आपके सवालों के जवाब दिए और अब मेरा ख्याल है कि उन्हें भी हम ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो हमारे लिसनर से एक सवाल पूछे। मैम, आप जो सवाल पूछेंगे उसका सही जवाब देने पर उन्हें मिलेगा एक ई-सर्टिफिकेट हमारी ओर से। पिछले अंक के जो विजेता थे उनका नाम बता दें, मोहम्मद अदीब, जो कि सकलडीहा चंदौली यूपी से हैं, और उनको बहुत बहुत बधाई। अब मैम, आपका सवाल। मैं एक बहुत छोटी और सिंपल क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, और वो है, क्या इतिहास लेखन यानी क्या हिस्टोरियोग्राफी स्टैटिक है या डायनामिक है? तो इस सवाल का हमें जल्द से जल्द आप जवाब भेजें। 21 सितंबर तक हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। और अंतिम पड़ाव पर जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट एक और है, वो है हमारा एग्जाम्स यानी आगामी परीक्षाओं की जानकारी। तो आइए दीपमाला से लेते हैं इसकी जानकारी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 20 से 30 सितंबर के बीच यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 परीक्षा के दूसरे चरण का आयोजन करेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 23 और 24 सितंबर को सहायक प्रबंधक सहित विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के चरण 2 का आयोजन करेगा। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान 24 सितंबर को अधिकारी स्केल 2 और 3 के लिए आरआरबी परीक्षा आयोजित करेगा। और चलते चलते हम आपको ये बता दें कि AIR न्यूज ऑफिशियल पर आप इस कार्यक्रम को लाइव सुन सकते हैं और YouTube पर आप इस कार्यक्रम को बार बार सुन सकते हैं। अभ्यास कार्यक्रम का जो अगला विषय होगा वो है ज्योग्राफी, और स्पेसिफिकली फिजिकल ज्योग्राफी एंड मॉनसून्स। आप इसके सवाल जल्द से जल्द हम तक पहुंचाएं, और आपको पता ही है हमें आप व्हाट्सएप करें 9289094044 पर। और अब मुझे यानी विनीता को, और साथ में हमारी आज की मेहमान जिन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में बताया, तो स्निग्धा मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आके। आंसर्स थे आपके क्वेश्चंस के, वो आपको अच्छे लगे। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।